कि देखिए 16 सालों में मौजूदा सत्ता में बैठी आसीन सरकार ने क्या कुछ किया और अब इसी पर अब पलटवार और वार का दौर जारी है। दूसरी खबर आज के दिन की यह है तस्वीर भागलपुर की, जहां पर अब यह कहा जा रहा है कि आखिर सिलेंडर चोर कौन। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जहां पर लगातार कोरोना संक्रमित आ रहे थे इलाज के लिए, उन्होंने अपना सिलेंडर खुद लेकर आया कई लोगों ने, लेकिन अब देखा जा रहा है कि लगभग 30 से अधिक सिलेंडर वहां से गायब हैं और इसके लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया जो कि जांच में अब जुटी है। आगे और भी बातें इससे जुड़ी हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर आज के दिन की, तूफान से किसानों का नुकसान। आज तूफान आया लेकिन अपना निशान वहां पर छोड़कर चला गया। वो जख्म दे दिया उन किसानों को जिन्होंने 4 महीने से अपने फसलों को तैयार करके रखी थी कि वो 2 वक्त की रोटी कैसे जुगाड़ करेंगे। लेकिन एक तरफ लॉकडाउन की मार और एक तरफ ये तूफान की मार से किसानों का हाल अब बेहाल है। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज के दिन की बड़ी सुर्खियां। बिहार में कोरोना पर सियासी जंग लगातार जारी। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भड़के लालू यादव, जेडीयू ने भी किया पलटवार। सवालों की घेरे में आया जवाहरलाल नेहरू अस्पताल। अस्पताल में रखे 30 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब। मामले की जांच में जुटी 3 सदस्यीय टीम। झारखंड में यास ने छोड़े तबाही के निशान। तबाही में किसानों की फसलें हुई बर्बाद। बीते 48 घंटों से लगातार हो रही है बारिश। और मधुबनी में भी आज का कहर तूफान की चपेट में आया। घर देखते ही देखते मकान हुआ जमींदोज। घर में सभी सदस्य बाल बाल बचे। तो चलिए शुरुआत पहली खबर के साथ। लगातार सियासी जंग जारी है कोरोना को लेकर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ लालू प्रसाद यादव, एक तरफ नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव जो कि सलाखों से बाहर आते ही अब एक्टिव मोड में अब दिखाई दे रहे हैं। बिहार में कोरोना के साथ ही साथ सियासी जंग जारी है। जब से लालू यादव जेल से वापस आए पूरा परिवार ही एक्टिव नजर आता है, चाहे फिर वो लालू हो या फिर उनके परिवार का कोई भी सदस्य। सभी बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो का एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने शेखपुरा के स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर दिखाते हुए आरजेडी सुप्रीमो ने लिखा कि 16 वर्षीय कागजी विकास का मनमोहक नजारा। सिर्फ यही ट्वीट नहीं बल्कि लालू यादव पिछले कई दिनों से बिहार के अलग अलग स्वास्थ्य उपकेंद्रों की खस्ता हालत पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिस पर जेडीयू की ओर से भी बराबर पलटवार किया जा रहा है। कारित मुजरिम माननीय लालू प्रसाद, जिनको अपने दल के विधायकों से संवाद करने में ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है और ट्वीट लेवल ऊपर हो गया है, ये गहन जांच का विषय है। स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों से बिहार लगातार उस दिशा में काम कर रहा है। लोकतंत्र में जनता के साथ गद्दारी सबसे बड़ा महामारी है और ये मौत के मुजरिम सरकार, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, बल नहीं है, जिनके कारण गंगा मां की गोद में लाशों के अंबार पड़े हो। जिस तरह मौत का तांडव हुआ, ये मौत के मुजरिम सरकार किस मुंह से जनता को बोल रही है। तो बिहार में कोरोना पर सियासी जंग है लगातार जारी। तो चलिए पटना से कुमार गौतम फिलहाल लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी अपडेट के साथ। गौतम, कोरोना को लेकर जिस तरह से हालात प्रदेश में अभी भी तस्वीरें बदली नहीं है, तीसरी लहर का खतरा है, लेकिन विपक्ष इसको पूरा सियासी मुद्दा बनाने में लगा है। हर तरफ देखिए ट्वीट का लगातार वार जारी है। आरजेडी के किसी भी सदस्य को आप लीजिए या लालू यादव के परिवार के सदस्य को आप देखिए। गौतम,
बिल्कुल सागर, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से कोरोना का काल है और इस काल के दौरान ही, अभी खत्म नहीं हुआ है, उस काल के दौरान ही अब सियासत जंग शुरू हो चुकी है। और ये भी कह सकते हैं हाल के दिनों में जिस तरह से यास का जो चक्रवाती तूफान था वो थमा नहीं कि राजनीति का तूफान शुरू हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो हैं और ऐसे में पूरे देश की सियासत दिल्ली से भले ही होती हो लेकिन बिना बिहार के कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में लालू प्रसाद यादव बाहर आए, पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, उसी पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने ऑक्सीजन लेवल कम होने की बातें कही। लेकिन जिस तरह से बिना मास्क के लालू प्रसाद यादव दोनों विधायकों से मिल रहे हैं, परिवार के सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और लगातार सरकार की स्वास्थ्य सेवा के ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो ये सरकार के विपक्ष में की जा रही ट्वीट है, सरकार को ये जगाने की ट्वीट है जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के द्वारा, उनके परिवार के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव के बाहर आते ही मैंने पहले ही कहा कि यास के चक्रवात से तूफान से कहीं ज़्यादा खतरनाक है बिहार की राजनीति का ये तूफान। तो लालू प्रसाद यादव बाहर आ गए हैं, एक तरफ तूफान थमा है तो दूसरी तरफ एक नया तूफान जल्द ही बिहार की सियासत में रंग लाएगा। और ये तूफान सरकार बनाने, सरकार बिगाड़ने, सरकार गिराने, इन तमाम चीज़ों को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात भी शुरू कर दी है, दो विधायकों से मुलाकात हुई है। यही वजह है कि अब सत्ता पक्ष के लोगों में भी कहीं ना कहीं खलबली मच गई है। उनके मिलन पर, उनके ट्वीट पर नीरज कुमार ने जिस तरीके से तीखे अंदाज में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर हमला बोला है, तो कहीं ना कहीं ये एक पार्टी के साथ साथ एक सरकार की भी सोच वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सियासती जंग, इस राजनीतिक जंग में ट्विटर का एक बहुत बड़ा रोल है। और आज जिस तरीके से फोटो आज जारी किए गए हैं लालू प्रसाद यादव के दो विधायकों के साथ मुलाकात की, तो हालचाल के साथ साथ राजनीतिक तापमान को भी पढ़ने की जो कवायद है वो लालू प्रसाद यादव ने शुरू कर दी है। तो आने वाले मतलब कि गौतम ये मान लिया जाएगा कि पूरी सियासत अब ट्विटर पर ही अब डिपेंड है, ग्राउंड से इतर अब सभी पार्टियां केवल ट्विटर पर ही एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी रहती हैं, जहां बार बार हम जिक्र करते हैं कि ये वक्त है, ये हालात है मिलजुल कर काम करने का, इस कोरोना से लड़ने का, ऐसा कहीं से भी दिखाई नहीं देता। गौतम, बिल्कुल सागर, अगर आप इस ट्वीट को कुछ दिनों के लिए मान के चलिए कि अगर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप एक महीना के लिए बैन कर दीजिए, तो कल्पना कीजिए कि इन राजनीतिक लोगों का क्या हाल होगा। ये उस तरीके से साइलेंट हो जाएंगे जैसे कोई शांत धारा में बह गए हों। इनकी हैसियत, इनकी औकात, इनकी तमाम जो राजनीतिक बयानबाजी है वो शांत हो जाएगी, क्योंकि कोरोना के घड़ी में जिस जनता ने इनको वोट दे करके इनको सदन तक पहुंचाने का काम किया है, और उसके बाद अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जब हॉस्पिटल की मांग, ऑक्सीजन की मांग, दवाइयों की मांग करेंगे, तब इनकी समझ में आएगा कि आखिर क्या क्या कमियां रह गई। विकास का हाल सिर्फ राजधानी पटना में कह देने से नहीं होगा। आप 243 विधानसभा सीट बिहार के अलग अलग हिस्से से आते हैं, तो आप 243 विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में वैसी जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की, जहां पर सबसे विषम परिस्थितियों में मरीजों को आना पड़ता है, अगर वो आ जाए तो 243 विधानसभा में आपने विकास क्या किया, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल होगा जो आने वाले कुछ दिनों में जनता पूछ रही है, पूछेगी और हमेशा पूछेगी कि आपने क्या किया। दूसरी बात, जिस केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को डबल इंजन की सरकार कह रही है सरकार, तो आपने 40 में से 39 सांसदों को चुना। 39 सांसद में कई मंत्री हैं केंद्र सरकार में, आखिर उन्होंने क्या किया? सिर्फ औपचारिकता के नाते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बिल्कुल गौतम, अगर अभी भी हालात नहीं बदले, तीसरी लहर तक भी, तो जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, और वो लोग भूलेंगे नहीं जिनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जान गंवाई, जिनके घर, जिनके आंगन सोने हो गए। लेकिन जनता अपने वोट का जवाब चोट से देगी उन पार्टियों को जिन्होंने ये दुर्दशा की है बिहार के। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो ट्वीट पर देखिए लालू प्रसाद यादव लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, जेडीयू ने इस पर पलटवार किया और रिएक्शन भी आया, चाहे वो मृत्युंजय तिवारी की हम बात करें या फिर नीरज की हम बात करें जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं।
16 वर्षीय कागजी हकीकत। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सिलेंडर चोर कौन है, क्योंकि भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है। अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर के गायब होने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। 30 ऑक्सीजन सिलेंडर वहां से गायब हो गए। ये सिलेंडर 10 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच गायब हुए। 10 अप्रैल के बाद अस्पताल में कोरोना संक्रमित कई मरीज एडमिट थे। उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की भी किल्लत थी, इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती कई मरीजों के परिजनों ने खुद ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की थी। लेकिन उनके सिलेंडर आखिर कौन ले गया, सवाल यह है। सवालों के घेरे में JLN MCH। अस्पताल प्रबंधन ने जब इंचार्ज से पूछा तो तीनों इंचार्जों ने अस्पताल में तैनात अधिकारियों पर इसका ठिकरा फोड़ दिया। इसके बाद गायब हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। यह टीम सिलेंडर गायब होने की जांच में अब जुटी। हर एक पहलुओं से यह अब जांच करेगी। CCTV फुटेज और तमाम जो वहां पर सुरक्षा कर्मी उनसे भी पूछताछ अब की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। तो राजीव पांडे भागलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, अब कैसे जांच कर रही है पूरी टीम, क्योंकि 30 सिलेंडर गायब होना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी उन परिजनों के जो लोग लेकर आए अपने लोगों के इलाज के लिए। राजीव, भागलपुर जो है ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ कोरोना का मरीज हर ओर से यहाँ पर आए, जिसके लिए सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर का व्यवस्था किया गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर लाया तो गया जरूर, रोगियों को लगाया भी गया, लेकिन वो धीरे धीरे 15 मई से 10 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में 30 सिलेंडर यहाँ से गायब हुए और एक दूसरे पर ये ठिकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। जहां पर सुप्रिंटेंडेंट जो है उन्होंने कहा कि हम तो टीम बना दिए हैं और टीम गठित करने के बाद ऐसा समझा जा रहा है कि वो टीम जांच करके ये पता करेगी कि आखिर ये गैस सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर गया तो गया कहां। जी, लेकिन राजीव, क्या और भी अस्पतालों में भागलपुर की ऐसी तस्वीर देखी गई कि केवल आप इसी अस्पताल का यह हाल बता रहे हैं? नहीं, ये केवल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का ही ये स्थिति है, इसके अलावा और कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन क्या मौजूदा समय में जो परिजन है उनकी ये डिमांड है कि मेरे सिलेंडर वापस किए जाएं? क्या उन लोगों ने वहां पर कुछ हंगामा किया, कुछ जांच की मांग की है, या फिर पूरी जांच टीम या अस्पताल प्रबंधन एक्शन इस पर ले रहा है अपने मन से? यहाँ पर जो है लगातार परिजन जो है वो हंगामा करते नजर आए हैं। एक आज से 15 दिन पहले जब एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई थी, तो उस समय भी लोग ऑक्सीजन के चलते ही वो 5 की मृत्यु हुई थी और उस समय भी हंगामा हुआ था। अभी परसों जो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हंगामा हुआ है वो भी ऑक्सीजन के चलते ही हुआ है। और एक और जहां ऑक्सीजन गायब हो रहा है, वहीं दूसरी ओर रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहा है, जिसके चलते लगातार हंगामा हो रहा है यहाँ पर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। जी, उनका क्या कहना, कोई उनकी तरफ से बयान अभी आया सामने? किनकी तरफ से? जो जांच टीम जो गठित की गई है, जांच टीम जो है वो अधीक्षक के द्वारा गठित किया गया है और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं। जब आज हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट अवश्य ही आ जाएगी, इसके लिए लोग जांच करने में लगे हुए हैं। कुमार दास फोन लाइन पर, अधीक्षक मायागंज अस्पताल भागलपुर से। बहुत बहुत स्वागत है असीम जी वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। असीम जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से अस्पतालों में सिलेंडर के गायब होने का मामला, बहुत हैरान कर देने वाली ये खबर है कि आखिर कौन से ऐसे लोग अस्पताल में घुसे जो सिलेंडर वहां से लेकर चले गए? 2 बात है। पहली बात तो किसी भी मरीज को ऑक्सीजन के कमी के कारण जान जाना, ये बिल्कुल बात सही नहीं है,
क्योंकि हमारे यहाँ सारे ऑक्सीजन अधिकांश जो है पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं, जिसका कि कनेक्शन, हाँ, जिस समय पिछले 3 सप्ताह जो है, जो बहुत क्राइसिस पीरियड था, जिसमें रोज जो है 30-40 सीरियस मरीज आते थे बिल्कुल हाँफते हुए, वो मरीज ये दूर दराज के जिलों से आते थे, 23 जिलों से आते थे, या फिर जो नर्सिंग होम में भर्ती मरीज जो डिफरेंट जिले में होते थे या भागलपुर में भी होते थे, वो जब अंत समय आ जाता था तो वो रेफर कर देते थे मेडिकल कॉलेज। तो वैसे लोगों की जो है, अगर ये कहा जाए कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, मौत हो गई, तो ये कहना गलत होगा। अब जहां तक ऑक्सीजन सिलेंडर की गायब होने की बात कही जा रही है, तो उस क्राइसिस के दौरान मरीज जो है खुद अपना घर से सिलेंडर लेके और लगाए इमरजेंसी में घुस जाते थे। वहां गार्ड भी उसको नहीं रोक सकता है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, क्योंकि उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है, और वो अपना बेड पर लेट जाता था, तो फिर उसको हम लोग ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ते थे। उस मरीज का अटेंडेंट तो अपना सिलेंडर लेके जाता ही था। उसी में कुछ सिलेंडर जो है इधर उधर हुए हैं, जो कि गार्ड को भी समझ में नहीं आया कि ये अपना सिलेंडर ले जा रहा है कि अस्पताल का सिलेंडर ले जा रहा है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे यहाँ एजेंसी चलती है हर चीज की, जो है ट्रॉली मैन, मानव बल, ये सब बहुत सारी एजेंसी है, सफाई एजेंसी। तो जब ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा था, उस दौरान जो है 1-2 सिलेंडर जो है रोज कम हो रहे थे। तो अब सब लोग तो मरीज को, क्राइसिस को डील करने में व्यस्त था कि मरीज हमारा ठीक हो और किसी तरह से ऑक्सीजन का सिलेंडर उसको मिल जाए। तो हम लोगों ने उसको किसी तरह से अवेलेबल कराया, जिसको जरूरी नहीं था उस, और फिर कुछ लोग अपना घर से भी लेके आ जाते थे, ये बात सही है। अब जो भी गायब है सिलेंडर, अब जब मामला शांत हुआ है, तो हम लोग उसको खोज रहे हैं एक एक चीज की हमारा क्या क्या सामान डैमेज हुआ इस क्राइसिस में, क्योंकि क्राइसिस में बहुत से लोग जो है एजिटेटेड थे, उन्होंने अस्पताल की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया, डॉक्टरों और नर्सों पर भी जो है अटैक करने की कोशिश की, अब्यूजिंग वर्ड। नहीं असीम जी, क्या अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे और ये सारी चीजें लगी हैं जिसकी जांच के आधार पर पता चल सकेगा? चलिए फोन कट गया। बहुत बहुत शुक्रिया असीम जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो चलिए, तूफान से किसान का नुकसान, यानी कि आज तूफान ने किसानों पर कहर बरसा दिया। पिछले 48 घंटों की बारिश ने खेतों में तैयार फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी, जिससे किसानों को भारी नुकसान अब उठाना पड़ेगा। नए फसल को तैयार होने में लगभग 4 महीने का वक्त लगता है। इस दौरान किसान दिन रात कड़ी मेहनत करके फसलों को तैयार करते हैं। ऐसे में तूफान से हुई क्षति की भरपाई अब कर पाना किसानों के लिए बड़ा मुश्किल अब साबित हो रहा है। किसान पहले तो कोरोना के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन की मार झेल रहे थे। ऐसे में जब लॉकडाउन खुलने की उम्मीद जगी तो तूफान ने किसानों की वही एकमात्र उम्मीद भी खत्म कर दी। आम लोगों की मांग पर जब स्थानीय किसानों की ओर से अनाज और सब्जियों की पूर्ति होती है तो उस समय सब्जियों के दाम सामान्य होते हैं, लेकिन जब दूसरे जिले और राज्य से अनाज और सब्जियां आती हैं उस परिस्थितियों में महंगाई बढ़ जाती है। अब ऐसे में किसानों का क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। किसानों की लगातार बारिश के कारण सारे फल सब्जी बर्बाद हो रहे हैं और हम लोगों को मार्केट बेचने के लिए नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण मुसीबत ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी पूंजी लगा हुआ था वो सारा पानी के कारण बर्बाद हो गया। वर्षा होने से किसान को, जैसे हम ही लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो फसल अच्छा था वो फसल पानी के द्वारा बर्बाद हो गया, फल भी पूरा झड़ गया और जो फल बचल है वो सड़ने लगा है। इससे हम लोग किसान को बहुत भारी क्षति पहुंचा है। तो 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी।
एक ऐसा तूफान जो किसानों के लिए मानो काल बनकर आया और उनकी फसलों को लील गया। रांची की तस्वीरें देखिए आप, वो फसलें जो लहलहाती, वो फसलें जो 2 वक्त की रोटी देती है, लेकिन वो फसलें अब नहीं रही उन खेतों में। राज्य से शुभम कुमार लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, कैसे हालात तूफान को लेकर, कितना नुकसान हुआ प्रदेश के अंदर, किसानों का क्या नुकसान हुआ, यह भी बताइए शुभम। बिल्कुल सागर, कह सकते हैं कि यास तूफान ने किसानों की आस को तोड़ दिया और जिस तरीका से झारखंड में यास ने अपना छाप छोड़ते हुए जो दृश्य सामने दिखाया है, उस दृश्य को देखकर लगता है कि सबसे जो पहला वर्ग है वो किसान वर्ग है, वो बहुत ही परेशान है। क्योंकि कोई भी फसल को सागर उपज होने में कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगता था और अभी जिन सब्जियों की रोपाई की गई थी, अभी जिन फसलों की बीज डाले गए थे, उसमें इतनी बारिश आने, क्योंकि 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश के बाद किसान की जीवन अस्त व्यस्त तो जरूर दिखाई दे रही है। किसान परेशान है क्योंकि सब्जियों की बात कर ले, चाहे वो टमाटर की बात कर ले, बंद गोभी की बात कर ले, सड़कों पर फेंकने पर मजबूर हैं। शायद इसी वजह से, क्योंकि जिस तरीका से जो बर्बादी का आलम देखने को मिला है, तमाम राजधानी रांची की बात कर ले, चाहे वो झारखंड के तमाम जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले, किसान तो बेहद परेशान है। लेकिन इसी कड़ी में एक कह सकते हैं किसानों के लिए खुशखबरी है, किसानों के लिए राहत की बात है। खुद झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका प्रॉपर आकलन करके एक डाटाबेस तैयार किया जाए, उस आकलन के हिसाब से उनको उतनी राशि मुहैया कराएगी सरकार। अगर ये सरकार मुहैया कराती है तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात होगा। अगर ये बात धरातल पर नजर आती है तो कहीं ना कहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जो कि अपने अच्छे स्वभाव के नाम से बहुत ही जाने जाते हैं और हमेशा हर परिस्थिति में अपने राज्यवासियों के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं राहतें बहुत मिलेंगी अगर इस बात पे सरकार काबिल उतरती है तो। जी लेकिन शुभम, ऐसा पहली बार नहीं है कि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं प्रकृति की मार के चलते। पहले भी ऐसा कई बार हुआ, सरकारें थी दावा करती है, मंत्री जी नेताजी बोलते हैं, लेकिन क्या मदद मिलती है किसानों को, या फिर हम उम्मीद करें पहले के अकॉर्डिंग कि इस बार उन्हें मदद मिलेगी? शुभम। बिल्कुल सागर, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अपने किसान भाइयों को ये भरोसा दिलाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है और अभी मौजूदा जो परिस्थिति है यास तूफान के बाद अगर किसानों की बात करें तो बेहद परेशान है। किसी व्यक्ति के घर टूट चुके हैं, ऐसे कई समस्याएं यास अपने पीछे छोड़ गया है और झारखंड में इसका कहर बखूबी देखने को मिल रहा है। किसान परेशान है, वो बस इसलिए परेशान है क्योंकि एक उम्मीद की किरण जागी थी कि उनका फसल होगा तो वो बेचकर अपने घर की रोजी रोटी को चलाएंगे, लेकिन यास तूफान ने सब पर अपना पानी फेर दिया है और जो 48 घंटे का जो बारिश था वो कहीं ना कहीं एक दुखियों भरा मौसम तो जरूर लेके आया था झारखंड में। और अभी भी जो मौजूदा परिस्थिति है सागर, अगर मौसम की बात करें तो अभी भी बारिश आने के आसार अभी बाकी हैं, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची की अगर बात करें तो यहां पर कल देर शाम भी बारिश हुई थी। तो कह सकते हैं किसानों की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से क्या किसानों को इसमें परस्पर सहयोग मिलेगा या नहीं। क्या कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जो दावे किए थे वो धरातल पर नजर आएंगे कि नहीं? अगर धरातल पर नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो किसानों पर अब आफत, ये फसलें आप देखिए खेतों में, लेकिन अब ये फसलें जो अब सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, क्योंकि भारी बारिश के कारण एक बड़ा नुकसान हुआ। तो चलिए अब जल्दी से आज के दिन की 3 बड़ी खबरें एक बार फिर से जान लेते हैं। सबसे पहली खबर, जो कोरोना पर सियासत लगातार जारी है। लालू प्रसाद यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, जब से वो सलाखों के बाहर आए। उनका परिवार भी पूरी तरह से मुस्तैद एक्टिव है और तमाम स्वास्थ्य उपकेंद्रों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। आज के दिन शेखपुरा की तस्वीर करके ट्वीट किया लालू प्रसाद यादव ने। दूसरी खबर आज के दिन की कि आखिर सिलेंडर चोर कौन है। आज के दिन हमने अस्पताल के अधीक्षक से भी बात की। उनका यह कहना कि हाँ ऐसा हुआ है, जिस पर अब जांच की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे थे परिजन जो अपने मरीज को लेकर आए और इमरजेंसी वार्ड में जो घर से वो सिलेंडर लगा कर आए थे लेकर चले गए, लेकिन इसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया और शायद यही वजह कि सिलेंडर वहां से कोई लेकर चलता बना। तीसरी खबर आज के दिन की, किसानों का जो भारी नुकसान हुआ यास चक्रवात, यास तूफान के चलते। यह कहना कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का कि झारखंड में अगर किसानों का नुकसान हुआ है तो उसका आकलन किया जाएगा, पूरा डाटा तैयार किया जाएगा, उसके बाद उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।